नई हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी बात भारत के भविष्य के लड़ाकू विमानों की होती है तो सबसे पहले एम का स्टेल्थ फाइटर का नाम सामने आता है। और हम लोग उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस रडार और शक्तिशाली इंजनों पर बात करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के सबसे महत्वाकांक्षी नौसैनिक फाइटर जेट यानी ट्विन इंजन दिग्बेज फाइटर के सामने अब चुनौती ना तो स्टेल्थ है और ना ही इंजन, ना ही हथियार, बल्कि असल चुनौती है विमान को इतना मजबूत बनाना कि वो समुद्र में विमान वाहक पोत से हजारों बार उड़ान भरने और उस पर उतरने के बाद भी सुरक्षित रहे। आज हम विस्तार से समझेंगे ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम में स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट यानी संरचनात्मक मजबूती इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, और डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इसके लिए क्या कर रहे हैं, और कैसे ये चुनौती एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और तेजस मार्क टू से भी ज्यादा कठिन मानी जा रही है। तो पहले हम समझते हैं टेडवीएफ क्या है। देखिए, ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर भारतीय नौसेना का अगली पीढ़ी का एक नौसैनिक लड़ाकू विमान है, जिसको डिजाइन इस प्रकार से किया जा रहा है कि ये भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। इसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी आडा और डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये विमान भविष्य में भारतीय नौसेना के मौजूदा मिग 29 के लड़ाकू विमानों की जगह लेगा और आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे विमान वाहक पोत पर तैनात होगा। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर को एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक और एंटी शिप मिशन और लंबी दूरी के ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया जा रहा है। लेकिन नौसैनिक विमान होने के कारण इसकी इंजीनियरिंग चुनौतियों का सामान्य लड़ाकू विमानों से भिन्न होना काफी ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा है। इसमें समस्याएं थोड़ी जटिल है। आखिरकार हम जानेंगे कि कैरियर आधारित जो विमान होते हैं ये अलग क्यों होते हैं। देखिए, सामान्य एयरफोर्स फाइटर जेट लंबे और समतल रनवे पर उतरते हैं, लेकिन नौसैनिक फाइटर जेट को समुद्र में तैरते हुए छोटे विमान वाहक पोत पर उतरना होता है। और यहीं से कहीं ना कहीं इसकी जो असली चुनौती है, इसकी शुरुआत होती है। जब कोई फाइटर जेट जमीन पर उतरता है तो उसका शिंक रेट यानी नीचे आने की गति लगभग 3 मीटर प्रति सेकेंड की होती है। लेकिन कैरियर आधारित विमान को तकरीबन 7 से 8 मीटर प्रति सेकेंड तक की जो कठोर लैंडिंग है ये सहनी पड़ती है। सुनने में ये अंतर काफी छोटा लग रहा होगा आपको, लेकिन इंजीनियरिंग की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा अंतर है और यही सारी जटिलताओं की जड़ भी है। इससे विमान के ढांचे पर लगने वाला जो बल है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर पर पड़ने वाले जो भयंकर झटके हैं, आप उनकी कल्पना कीजिए कि एक 25 टन के आसपास वजन वाला लड़ाकू विमान तकरीबन 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विमान वाहक पोत की तरफ बढ़ रहा है, और जैसे ही विमान डेक पर उतरता है उसका अरिस्टर हुक पीछे लगे स्टील वायर को पकड़ लेता है। अब इसके कुछ ही सेकंड बाद ही जो विमान की गति है ये पूरी तरीके से शून्य हो जाती है। या और आसान शब्दों में कहें तो कुछ ही सेकंड्स में ये विमान 250 से 0 की स्पीड पर आता है, यानी शून्य गति पर आ जाता है, और विमान को अचानक रोक दिया जाता है। लेकिन इस दौरान उत्पन्न होने वाले बल इतने ज्यादा होते हैं कि अगर एयरफ्रेम पर्याप्त मजबूत ना हुआ तो गंभीर क्षति हो सकती है। और इसीलिए ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर के ढांचे को शुरुआत से ही अत्यधिक मजबूत बनाया जा रहा है और इसी क्षेत्र में कुछ बड़े कदम भी उठाए गए हैं। अब यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि किन हिस्सों पर दबाव सबसे ज्यादा पड़ता है। इसमें होता है लैंडिंग गियर। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंडिंग गियर की। नौसैनिक विमानों में लैंडिंग गियर सामान्य फाइटर जेट की तुलना में काफी मजबूत और भारी होते हैं, क्योंकि इन्हें बार बार होने वाली कठोर लैंडिंग झेलनी पड़ती है। अगर यहाँ पर कोई सामान्य लैंडिंग गियर यूज हुआ तो उसके टूटने और क्षतिग्रस्त होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए इसमें रीइंफोर्स्ड लैंडिंग गियर जो है वो यूज किए जाते हैं, और हर बार लैंडिंग के समय हजारों टन का जो बराबर झड़ा भार है और जो झटके हैं वो इससे विमान को होके गुजरना पड़ता है। और इसके बाद अगर हम बात करें अरिस्टर हुक की, तो ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर का अरिस्टर हुक विमान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक होता है। जब ये स्टील का वायर को पकड़ता है तो विमान की गतिज ऊर्जा इस प्रणाली के माध्यम से अवशोषित होती है, और इसीलिए अरिस्टर हुक और उसके आसपास के ढांचे को अत्यधिक मजबूत बनाना आवश्यक होता है। इसके बाद बारी आती है विंग रूट और फ्यूजलाज की। जहां पंख विमान के मुख्य ढांचे से जुड़े होते हैं वहां अत्यधिक तनाव उत्पन्न होता है। एयर ऑपरेशन के दौरान यह तनाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर के विंग रूट और फ्यूजलाज को विशेष रूप से मजबूत किया जा रहा है। फिर बारी आती है नोज सेक्शन की। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे स्टोबार कैरियर से टेक ऑफ के दौरान विमान इसकी जंप का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया में नोज लैंडिंग गियर और सामने वाले हिस्से पर भारी बल पड़ता है, और इसीलिए नोज सेक्शन की डिजाइन भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी फिलहाल पूरी जान झोंक चुकी है इस नए विमान को विकसित करने में। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से मजबूत धातुओं पर ही निर्भर नहीं रहना चाहती है,
बल्कि एजेंसी अब अत्याधुनिक फाइबर ऑप्टिक स्ट्रक्चरल मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित कर रही है। इन सेंसर्स को विमान के अंदर ही लगाया जाएगा और ये लगातार निगरानी करेंगे कि विमान के ढांचे पर कितना तनाव पड़ रहा है। यदि कहीं सूक्ष्म दरारें बनने शुरू होती हैं तो सिस्टम शुरुआती चरण में ही उनको पहचान सकता है। इससे भविष्य में होने वाली जो बड़ी क्षति है इसको रोका जा सकेगा। इसके अलावा यहाँ पर हमें डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी और उस पर हमने कई बार बात भी करी है। ट्विन इंजन बेस्ड फाइटर प्रोग्राम में डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा रहा है। सरल शब्दों में कहें तो विमान का एक डिजिटल संस्करण बनाया जाएगा। असल विमान से मिलने वाला डेटा इस डिजिटल मॉडल में भेजा जाएगा। इससे इंजीनियर्स को यह अनुमान लग सकेगा कि हजारों उड़ानों और लैंडिंग के बाद विमान की स्थिति कैसी होगी, किस हिस्से पर कमजोरी आ रही है और कब उसकी मरम्मत की आवश्यकता होगी। ये तकनीक भविष्य के रखरखाव खर्च को भी काफी हद तक कम कर सकती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं MDN 100 स्टील पर। जी हाँ, ये भारत का नया दांव है। डीआरडीओ और मिश्र धातु निगम लिमिटेड मिलकर के MDN 100 नाम से एक विशेष एरोस्पेस स्टील विकसित कर रहे हैं। ये स्टील सामान्य धातुओं की तुलना में ज्यादा मजबूत और ज्यादा टिकाऊ बताई जा रही है। साथ ही इसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो काफी बेहतर है, यानी कम वजन में अधिक मजबूती। ये विशेष रूप से ट्विन इंजन डिक बेस फाइटर के लैंडिंग गियर, अरेस्टर हुक और भारी तनाव झेलने वाले हिस्सों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। अब यहाँ पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी सारा काम अकेले नहीं करेगी, बल्कि यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने ट्विन इंजन डिक बेस फाइटर के कई स्ट्रक्चरल हिस्सों के निर्माण में निजी कंपनियों को शामिल करना शुरू कर दिया है। फ्रंट फ्यूजलाज, सेंटर फ्यूजलाज, रियर फ्यूजलाज और विंग स्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण सेक्शन निजी उद्योगों द्वारा बनाए जा सकते हैं। इससे न केवल उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि भारत में नेवल ग्रेड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी विकसित होगा। तो क्या ट्विन इंजन डिक बेस फाइटर एमका से भी ज्यादा कठिन प्रोजेक्ट है? कई विशेषज्ञों का मानना है कि इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से टेडबीएफ एमका जितना ही जटिल या कुछ मामलों में उससे अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में मुख्य फोकस स्टेल्थ और सेंसर फ्यूजन पर है, लेकिन ट्विन इंजन डिक बेस फाइटर में इंजीनियरों को स्टेल्थ, हथियार, सेंसर और प्रदर्शन के साथ साथ अत्यधिक मजबूती है, इस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि यही इसकी आधारशिला होगी। और यही संतुलन बनाना सबसे कठिन कामों में से एक है, क्योंकि ज्यादा मजबूती का मतलब ज्यादा वजन और ज्यादा वजन का मतलब प्रदर्शन में कमी, और इसी संतुलन को हासिल करना टेडबीएफ की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। तो कुल मिलाकर ट्विन इंजन डिक बेस फाइटर की सफलता का फैसला केवल इसकी रडार क्षमता, मिसाइलों या स्टेल्थ डिजाइन से नहीं होगा, बल्कि असली परीक्षा तब होगी जब ये विमान हजारों कैरियर लैंडिंग, समुद्री वातावरण, तेज हवाओं और नमक युक्त जो नमी है और लगातार पड़ने वाले झटकों को वर्षों तक सहन कर पाएगा। और अगर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, डीआरडीओ और मैदानी और भारतीय उद्योग इस चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं, तो टेडबीएफ केवल एक नया फाइटर जेट नहीं होगा, बल्कि ये भारत की नौसैनिक विमान क्षमता में एक ऐतिहासिक छलांग भी साबित होगी। तो आपको इससे क्या उम्मीद है? क्या आपको लगता है कि ये काम हम तय किए गए समय पर कर पाएंगे? अपनी राय आप जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।